हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज। आप नीट्स का तैयारी करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 से लेकर टोटल जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर का इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था एनसीईआरटी का, वो सब हमने लिखा है। तो समझिए, आप ये पढ़ रहे हैं मतलब आपका एनसीईआरटी ख़त्म हो रहा है। तो जो भी वीडियो है ये डिस्क्रिप्शन में और जो कुछ पार्ट है उसका लिंक दे चुके हैं, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हर चैप्टर तो देख सकते हैं, द लिविंग वर्ल्ड में जो जो खास पॉइंट है सबको हमने लिख दिया है। उसके बाद लिखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद जो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। फिर दूसरा चैप्टर यहाँ पर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के बाद जो तीसरा चैप्टर यहाँ पर बता देते हैं, वहाँ प्लांट किंगडम है। फोर्थ चैप्टर आपका जो है एनिमल किंगडम है। इस तरीके से सारे चैप्टर को हमने कवर किया। फिफ्थ चैप्टर भी नेम बता देते। फिफ्थ चैप्टर जो है वह है एनाटॉमी, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये फिफ्थ चैप्टर है। सिक्स्थ चैप्टर का नाम यहाँ पर बता देते हैं, फिफ्थ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। छठा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर सेवेंथ चैप्टर आपको बता देते हैं, वो चैप्टर देख सकते हैं, इतना सारा टॉपिक पढ़ने वाले, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इसमें बहुत सारा पार्ट्स को स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर देखेंगे तो 8 चैप्टर सेल है। तो 8 चैप्टर यहाँ पर देख सकते सेल है, क्योंकि हर यूनिट स्टार्ट होने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया रहता है। तो 8 चैप्टर सेल यहाँ पर बता दिए। फिर 9th चैप्टर के बात करते हैं, तो 9th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल चैप्टर है। फिर उसके बाद 10th चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ये 10th चैप्टर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। फिर उसके बाद 11th चैप्टर के बात करें तो 11th चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट कैसे प्लांट्स में होते हैं, जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैसिव सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन, लॉन्ग डिस्टेंस वाटर, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, ये सब स्टडी करने वाले हैं। फिर वाटर मूवमेंट, रूट प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रांसपिरेशन, सरफेस टेंशन, अपटेक, मिनरल, आयन, ये जो भी है पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप पूरा वन शॉट आराम से कहीं पर भी आप इसको सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 12th चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है, पहले ट्रांसपोर्ट था, न्यूट्रिशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रिशन में बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को। फिर 13th चैप्टर है फोटोसिंथेटिक इन हायर प्लांट्स। ये 13th चैप्टर कुछ थोड़ा सा वास्ट है लेकिन बहुत इजी भी है। फिर 14th चैप्टर है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो वो प्लांट फिजियोलॉजी था। उसकी एक और प्लांट फिजियोलॉजी में है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी ख़त्म होगा। तो उसके बाद आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये आप देखेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है ब्रीदिंग चैप्टर में बहुत सारा चीज़ को स्टडी हम लोग करने वाले हैं। फिर ब्रीदिंग के बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है, जो कि 18th चैप्टर है। ये सब भी स्टडी करेंगे। एक पॉइंट को हम बता रहे हैं कि क्या क्या एक स्टडी करना है। फिर एक्सक्रीशन में भी बहुत सारा, मेन तो किडनी और किडनी का जो ट्यूब्यूल्स है वो सब के फंक्शन को जानना है। फिर रेगुलेशन कैसे होते हैं, फिर मैक्चुरेशन, फिर डिजॉर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे। लोकोमोशन में भी खास ये है, तो ये सब को स्टडी करेंगे। लोकोमोशन में कुछ पॉइंट ये समझने के लिए हमने ऐड कर दिया है पीडीएफ में। तो स्केलेटल सिस्टम, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब को स्टडी करने वाले हैं हम लोग को। उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में ग्लैंड के बारे में मेनली स्टार्ट कर रहा। थायरॉयड हो गया, फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। फिर पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ये सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वह 20 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो जो ऊपर देखे थे वो 22 चैप्टर था, ये 21 चैप्टर का नाम है
जिसमें आई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। अब बात करेंगे तो ये तो अलग वाला पेज का है। अब यहाँ पर क्लास 12th का बुक शुरू होता है, तो उसमें सबसे पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टडी करना है। सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ चैप्टर यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर्थ चैप्टर का है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फोर्थ चैप्टर है। अब फिफ्थ चैप्टर का नाम बता देते हैं यहाँ पर। तो फिफ्थ चैप्टर जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है यह फिफ्थ चैप्टर। तो इसमें बहुत सारा चीज़ स्टडी करना है, एक एक टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। फिर फिफ्थ चैप्टर के बाद सिक्स जो चैप्टर है वह है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यह सिक्स चैप्टर है। सेवेंथ चैप्टर में बात करेंगे तो ये सिक्स चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद सेवेंथ चैप्टर जो है वह है सेवेंथ चैप्टर इवोल्यूशन चैप्टर है। एट्थ चैप्टर बात करेंगे तो एट्थ चैप्टर जो है वह हेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है। तो उसका तो ये हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड चैप्टर है। फिर उसके बाद नाइन्थ चैप्टर है स्ट्रेटेजीज इन इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फिर टेंथ चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उसके बाद का चैप्टर है, एक एक चैप्टर को यहाँ बता रहे कि कौन सा है, और इस तरीके PDF में आपको एक एक चीज़ मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है तो यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद जो चैप्टर देखेंगे वह है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और तो इस तरीके के लास्ट है इन्वायरमेंटल इश्यू। तो इस तरीके से टोटल चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। क्या क्या है वो हमने PDF के माध्यम से आपको बता दिया कि ये सब स्टडी करने वाले। अब शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर। और सबसे फर्स्ट चैप्टर क्योंकि पहला यूनिट से हर यूनिट से पहले कुछ एक साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता है या दो साइंटिस्ट के बारे में। तो द लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर है उससे पहले कुछ साइंटिस्ट के बारे में तो कुछ बात ध्यान रख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर है अर्नस्ट मेयर। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का यह डार्विन कहा जाता है। इससे 9th सेंचुरी का डार्विन तो डार्विन साइंटिस्ट है ही, लेकिन 20th सेंचुरी के जो अर्नस्ट मेयर है वो कहे जाते हैं डार्विन। 1904 में जन्म हुआ, 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जीवन काल भी एकदम अच्छा रहा, 100 साल जिए। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जो कि 1904 में जन्म हुआ, 2004 में वे डेथ हो गए। अवार्डेड 3 प्राइज, उनको 3 प्राइज से अवार्डेड किया गया। इसी के कारण इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अर्नस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन जो कि एकदम हाईएस्ट लेवल का प्राइज़ है। जैसे बाल्जन प्राइज 1983 में दिया गया, इंटरनेशनल प्राइज 1994 में, फिर क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में। तो BEC बाल्जन 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज 1994 में एंड क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में मिला इनको। तो ये सब ध्यान रखना है कि कब क्या मिला, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाल्जन सबसे पहले BEC याद रखे 83, उसके बाद 94 और 99 याद रखे तो आपको याद रहेगा। बाल्जन प्राइज 83 में, इंटरनेशनल प्राइज 1994 में एंड क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में। अब चैप्टर के बात करते हैं, उनके बारे में यही बस जानना ज़रूरी था। उसके बाद जो बेसिक बात है वो सब तो कम ही चांस है कि वे सब पूछेगा भी एग्ज़ाम में। द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है वह प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बताता है। तो यहाँ पर है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो ये प्रॉपर्टी जनरल है, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज ये नहीं है, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं वो भी ग्रो होते हैं। तो ये बस जनरल प्रॉपर्टीज लिविंग का है। फिर है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी क्योंकि बहुत सारे लिविंग भी है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो वो भी लिविंग का कैरेक्टर ना रिप्रोडक्शन है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है मतलब जितने भी लिविंग होते हैं और ऑर्गेनिज्म सभी में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म में एक आता है एनाबॉलिज्म और प्लस कैटाबॉलिज्म। जब हमारे बॉडी में एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो एनाबॉलिज्म के दौरान यह फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे अंदर बनता है जब एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तब। और वहीं पर जब कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो इस तरीके से डी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे हमारे बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन जो होते हैं वह एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब समझ सकते हैं कि वह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाता है, ऐसे तो तोड़ता भी है। ये हम मान सकते हैं जो रिस्पायरेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है क्योंकि वह कुछ जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उसको तोड़ कर वह कोई दूसरा चीज़ भी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से रिस्पायरेशन दोनों कह सकते हैं। लेकिन अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं क्योंकि कैटाबॉलिज्म जो डाइजेशन होता है इसमें हमेशा फूड मटेरियल्स टू मतलब ब्रेक डाउन ही होता है जिसके कारण डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, फिर कॉन्शसनेस भी हर लिविंग में होते हैं तो ध्यान रखना। लेकिन ऊपर लिखा था ग्रो और रिप्रोडक्शन, ये कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं तो इसीलिए अगर एग्जाम में भी आएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो तो ये गलत हो जाएगा। फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूस तो ये भी तो करते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक है। मतलब अगर इसको बात करेंगे तो 17 से लेकर 18 मिलियन मतलब 17 लाख, हाँ 17 लाख कह सकते हैं। 17 लाख से लेकर 18 लाख ये बायोडाइवर्सिटी है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का 17 से 18 लाख, लाख में अगर बोलेंगे तब मिलियन में आप याद रख सकते हैं 1.7 से 1.8 मिलियन। टोटल बायोडाइवर्सिटी इतना मिलियन है। लेकिन अगर स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो स्पेसीज डाइवर्सिटी 8.7 मिलियन है। तो ध्यान रखना स्पेसीज डाइवर्सिटी जो है वह 8.7 मिलियन स्पेसीज डाइवर्सिटी है। मतलब 87 लाख समझ सकते हैं स्पेसीज है इस धरती पर, मतलब डाइवर्सिटी अलग अलग तरह के 87 लाख है। उसके बाद है साइंटिफिक नेम बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच प्रोवाइडेड बाय। तो यह सभी जगह से एग्री होकर जो भी साइंटिफिक नेम है वह ये इस तरीके से, जैसे ICBN और ICZN। तो फुल फॉर्म याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म ICBN ICZN। बी का मतलब ध्यान रखें बोटनिकल, जेड का मतलब याद रखें जूलॉजिकल। तो ICN तो सेम है, बी और जेड याद रहेगा बोटनिकल और जूलॉजिकल। तो आई मतलब हो गया इंटरनेशनल कोड और सी मतलब हो गया कोड फॉर, सी मतलब कोड फॉर हो गया। ये भी ध्यान रखें कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN का नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक दूसरे को, बस बी और जेड का आप ख्याल रखें। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN और ICZN का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एनी ऑर्गेनिज्म हैव टू नेम, मतलब जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जनरली दो नेम होते, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम या इपिथेट। जेनेरिक इपिथेट और स्पेसिफिक इपिथेट दो होता है। तो दिस नेमिंग विद टू नोमेनक्लेचर कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि जो ये दो तरह कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट अगर जिस ऑर्गेनिज्म का रहता है तो उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये दोनों नेम जेनरिक नेम और स्पेसिफिक इपिथेट होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल में बात करेंगे मैंजीफेरा इंडिका, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका में यहाँ पर देखना है कि जो पहले वाला नाम होता है वह हमेशा जीनस होता है, तब सेकेंड वाला जो नेम होता है वह स्पेसीज होता है। तो वो बात आपको पता होना चाहिए। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर अगर करते तो उसका क्या रूल है वो बताया जा रहा है कि सबसे पहले वह
लैटिन होना चाहिए, उसके बाद इटैलिक्स भी रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा तो वह इटैलिक नहीं है, लैटिन है, लेकिन कॉपी पर भी लिखने का तरीका बता रहा होगा। तो लैटिन विथ इटैलिक होना चाहिए। फर्स्ट नेम जो होता है वह जीनस का नाम, सेकेंड नेम जो होता है वह स्पेसीज नेम होना चाहिए। थर्ड है इफ़ नेम राइट बाई हैंड रिटेन देन सेपरेटेड बाई अंडरलाइंस। तो अगर हम हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे, मतलब और कॉपी पर लिखते हैं तो ये इस तरीके से पता चल जाता है यह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा गया है। तो अगर हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे, अगर प्रिंटेड हो तो वह इटैलिक्स में कराना चाहिए। जीनस नेम स्टार्ट कैपिटल लेटर्स। जीनस नेम कभी भी स्टार्ट जो होगा फर्स्ट यही तो है नेम, तो जीनस नेम अगर स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, वहीं पर अगर स्पेसिफिक नेम अगर स्टार्ट होगा तो वह स्मॉल लेटर से। तो जैसे मैंजिफेरा इंडिका में पूरा वो चारों रूल फॉलो हो रहा है, तो आप गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहला लैटिन विद इटैलिक्स, फर्स्ट नेम जीनस होता है, उसके बाद सेकेंड नेम स्पेसीज। थर्ड रूल है कि हाथ से लिखते तो उसके नीचे अंडरलाइन करते। फोर्थ रूल है कि हमेशा जीनस नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक जो नेम होता है वह स्मॉल लेटर से। ऑथर नेम अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक इपिथेट। ऑथर नेम जो होता है वह स्पेसिफिक इपिथेट के बाद आता है। तो रिटेन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, तो एब्रीविएटेड फॉर्म में वे लिखा जाता है, जैसे मतलब आप उसको तोड़ तोड़ कर लिखा जाता है। जैसे मैंजिफेरा इंडिका और LIN मतलब डबल N है, तो ये लिनियस ने दिया था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके कारण इनके नाम पर LINN ये मतलब LI लग जाता है। All living organisms classified into different taxa. This process of classification is known as taxonomy. तो taxonomy पता होना चाहिए कि all living organisms classified into different taxa, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको अलग अलग टैक्सा में क्लासीफाई किया गया। इसी प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक प्रोसेस में ये सब आता है। जैसे सबसे पहले एक कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर। तो ये उसके नीचे जो है वो खास है। नीचे किस तरीके से होना चाहिए, सिस्टमैटिक जो टर्म है वह लैटिन टर्म है जो लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचर। सिस्टमैटिक टर्म को ही लिनियस ने कहा है कि सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर सिस्टमैटिक टर्म को कहते हैं जो लिनियस ने कहा था। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज कैसे किया जाता है तो वो बताया जा रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं, तब क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ध्यान में रखना है, आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। तो ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी की स्टडी है। कोई भी अगर टैक्सोनॉमी का स्टडी करते तो वो ऐसे ही करते हैं। एंड सिस्टमैटिक टेक इन टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, तब क्लासिफिकेशन करने के बाद उसको सिस्टमैटिक करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के आधार पर। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जितने भी हमने यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है टैक्सोनॉमी को, वो सभी के अरेंजमेंट को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। और फिर जितने भी तरह के देखेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो सभी को टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं, या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, फिर उसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, फिर यहाँ टैक्सोनॉमी क्या है, ये बात आप समझ गए। तो टैक्सोनॉमी हो गया जो अलग अलग टैक्सा में डिवाइड करते हैं, तो वो टैक्सोनॉमी हो गया। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया ऑल टैक्सोनॉमिक जो भी अरेंजमेंट होते हैं उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और जितने भी सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होते हैं उस सभी को हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी ये रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट को। तो ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वह कैटेगरी होता है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टैक्सोन।
तो वह एक तरह का रैंक बताता है और उसी को टैक्सोन कहते हैं। अगर प्लूरल की बात करें तो टैक्सा कहते हैं। जैसे इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म में नेम है जो रैंक, कैटेगरी और टैक्सोन को बताता है। यहाँ पर इंसेक्ट, इंसेक्ट रैंक, कैटेगरी और टैक्सोन को बताता है। अब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में बात करते हैं तो ये सबसे खास है, मतलब खास तो आपको आता होगा बहुत चीज़। जैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो स्पेसीज आपको पता होगा कि पैंथेरा, लियो, होमोसेपियंस। तो यहाँ पर जो भी सेकेंड नेम होता है वह स्पेसीज होता है। तो ये स्पेसीज देख रहे हैं। अब जीनस में हो गया कि ग्रुप ऑफ स्पेसीज, मतलब अलग अलग स्पेसीज के ग्रुप को ये कहते हैं, मतलब क्या, जीनस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं पैंथेरा, पैंथेरा एग्जाम्पल पैंथेरा लियो, फिर पैंथेरा पार्डस। तो यहाँ पर जो पैंथेरा देख रहे हैं, फिर ये सब पैंथेरा है, वह जीनस है। तो पैंथेरा लियो, होमोसेपियंस। तो ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ स्पेसीज को जीनस कहते हैं, वहीं पर ग्रुप ऑफ जीनस को फैमिली कहते हैं। तो बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली का फॉर्मेशन करता है, फैमिली बनाता है। तो फेलिडा, जो कि फेलिडा हो गया ये डॉग का है। कैनिडा जो होता है वह कैट का होता है। प्लांट में वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो सब फैमिली का कैरेक्टर होते हैं। तो फैमिली में ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ जीनस को फैमिली कहते हैं। ऑर्डर के बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ फैमिली को ये ऑर्डर कहते हैं। पिटूनिया, धतूरा, सोलेनम, ये सब तो फैमिली है प्लांट में। ऑर्डर की बात करते हैं तो फेलिडा, कैनिडा का ऑर्डर, ये फेलिडा और कैनिडा क्योंकि अलग अलग फैमिली है। ये बहुत सारे इसी तरीक़ा से फैमिली मिलकर ऑर्डर का निर्माण करता है। तो वही बताया जा रहा है कि फेलिडा कैनिडा को एक ही ऑर्डर में रखा गया है, कार्निवोरा ऑर्डर में। और पॉलीमोनियल्स है ये, कार्निवोरेसी, सोलेनेसी अलग अलग वो करते हैं, लेकिन कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिडा और कैनिडा को रखा गया है। मतलब ध्यान में ये रखना है कि अलग अलग फैमिली मिलकर ऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैमेलिया एक क्लास है, तो टाइगर का जो भी फैमिली हो, कैट का, डॉग का, या कोई भी ऑर्डर हो, ये सब का एक ही क्लास है मैमेलिया। तो अलग अलग ऑर्डर मिलकर क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीक़ा से प्राइमेटा भी ऑर्डर, मतलब यहाँ पर भी प्राइमेट्स, प्राइमेट्स तो एक ऑर्डर है, मतलब यहाँ पर प्राइमेट भी ऑर्डर है। प्राइमेट, मैमेलिया, ये सब मिलकर एक क्लास का फॉर्मेशन करते हैं, मैमेलिया क्लास का। प्राइमेट में मंकी, गोरिल्ला, जीवन, प्राइमेट भी क्लास है, मैमेलिया भी क्लास है। तो ये ध्यान रखना है। प्राइमेट क्लास के बाद जो यहाँ पर आता है फाइलम, फाइलम जो है वह, अगर इसमें एक आध, क्योंकि इतना लंबा वीडियो, अगर एक आध चीज़ वो गलत भी होगा तो आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा। फाइलम में बात करेंगे तो फिशेस, बर्ड्स, फीचर प्रजेंस नोटोकॉट। तो नोटोकॉट प्रजेंट होने के कारण मतलब ये अलग फाइलम ये रखा गया, नोटोकॉट एंड डोर्सल होलो। फिर यहाँ पर है न्यूरल सिस्टम, फॉर्म, डिवीजन, प्लांट। तो फाइलम में ये आता है, जो फाइलम हमने देखा प्लांट के भी अलग होते हैं और एनिमल के भी अलग होते हैं। तो बहुत सारे क्लास मिलकर फाइलम का फॉर्मेशन करते हैं, फिर बहुत सारे फाइलम मिलकर किंगडम का निर्माण करता है। तो किंगडम टोटल 5 ही तो है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इस तरीके से टोटल 5 है, मोनेरा, फंजगाई, ये सब। अब यहाँ पर लिखा हुआ कुछ पॉइंट, तो ये सब ध्यान रखना है, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब। अब यहाँ पर है कि वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम। अगर हम स्पेसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना है, स्पेसीज से अगर किंगडम की ओर जाते तो कॉमन कैरेक्टर इन जो होगा वह, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज होता जाएगा कॉमन कैरेक्टर। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है, आप कंपेयर करके देखिए, अगर दो फैमिली, कैनिडा फैमिली और जो फेलिडा फैमिली है, कैनिडा और फेलिडा फैमिली को आप कंपेयर करेंगे
तो कंपेयर करने पे जो कैरेक्टर मिलेगा वह दो जीनस के कंपेयर करने पर आपको मिलेगा कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा कैरेक्टर मिल रहा है दो जीनस में। फैमिली के तुलना में आप जीनस दो जीनस का कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा कैरेक्टर मिलेगा। वही बात यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही हम स्पेसिस से हम किंगडम की ओर जाते हैं तो उस समय कॉमन कैरेक्टर घटता है। तो ये छोटा बात है पर इम्पोर्टेंट है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर जैसे स्पेसीज हो गया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, फिर किंगडम, तो ये कॉमन डिक्रीजिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद यहाँ पर कुछ और बातें हैं। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, फिर स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास या और फाइलम। तो यहाँ पर है मैन का आप जानते हैं बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियंस। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका है, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका है, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम है। तो ये बायोलॉजिकल नेम पता हो गया तो आपका स्पेसीज और जीनस नेम भी आपको पता चल जाएगा। तो स्पेसीज और जीनस में देख सकते हैं जैसे होमोसेपियंस है तो पहला नेम क्या होता है, जीनस होता है। तो होमोजीनस हो गया और सेपियंस के सेकेंड है तो सेपियंस यहाँ पर हो गया स्पेसीज। इसी तरीक़ा से मस्का डोमेस्टिका में जो डोमेस्टिका वह है स्पेसीज, मस्का हो गया ये जीनस। तो इसी तरीक़ा से मैंजीफेरा इंडिका, एस्टिवम, ट्राइटिकम ये सब है। फैमिली का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मैन का जो होता है फैमिली यह होमिनीडा है। उसके बाद हाउस फ्लाई का मसीडा है, फिर यहाँ पर है मैंगो का अनार का डिएसी है। देन वीट का जो होता है वह पोएसी फैमिली है। तो वीट का ध्यान रखना, पोएसी फैमिली। मैंगो का अनार का डिएसी फैमिली, मतलब एना का डिएसी फैमिली। हाउस फ्लाई का मुसीडा है। तो अब ऑर्डर ध्यान रखना है कि जो मैन का ऑर्डर होता है वह प्राइमेटा होता है, फिर हाउस फ्लाई का डिप्टेरा होता है, देन मैंगो का जो होता है वह सपिएंडर होता है, देन वीट का पोएल होते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर और फैमिली ध्यान रखना। क्लास तो बहुत इजी है, क्लास तो याद हो जाएगा। मैन का मैमेलिया क्लास हो गया, हाउस फ्लाई का इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा होता है, फिर मैंगो जो कि डाइकोटिलीडॉन है एंड वीट जो होते हैं वह मोनोकोटिलीडॉन है। अब फाइलम या डिवीज़न में ये कॉर्डाटा का है, ये आर्थ्रोपोडा का है, फिर एंजियोस्पर्म का है, फिर ये भी एंजियोस्पर्म का है। तो मेन जो ध्यान रखना है वो इस तरीके से ध्यान रखना है। फैमिली और ऑर्डर थोड़ा सा मुश्किल टाइप है, बस ये दो अच्छे से याद रखें। तो मैन का होमिनीडा फैमिली, हाउस फ्लाई का मसीडा फैमिली, मैंगो का एनाकार्डियेसी, वीट का पोएसी फैमिली हो गया। ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर भी इजी है। प्राइमेटा डिप्टेरा हाउस फ्लाई का हो गया, फिर सेपिएंडर जो होते हैं वह मैंगो का, एंड वीट हो गया जो कि पोएल्स हो गया। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में। तो टैक्सोनॉमिकल ऐड, जैसे टैक्सोनॉमिकल ऐड उसको कहते हैं अगर कोई भी चीज़ का अगर हम फ़ायदा उठा रहे हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब से जो भी नॉलेज प्राप्त होते तो वो सब टैक्सोनॉमिकल ऐड कहलाता है। तो हम लोग को फ़ायदा होता है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले हर्बेरियम बात करते हैं। तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है। मान लीजिए एक घर है ऑन शीट, जो कि सीट पर होता है ऑन इट, जिस पर लिखा रहता है डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसके बाद उसका इंग्लिश में भी नेम लिखा रहता है, फिर लोकल नेम और बोटनिकल नेम भी लिखा रहता है, फैमिली भी लिखा रहता है, फिर कलेक्टर्स नेम लिखा रहता है। तो ये खूब पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो हर्बेरियम पर क्या क्या चीज़ मेंशन रहता है। तो ध्यान रखना है, डेट रहता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन कब वे कलेक्ट किया गया, फिर इंग्लिश नेम रहता है, लोकल एंड बोटनिकल नेम। तो ध्यान रखना इंग्लिश, लोकल, बोटनिकल नेम रहता है, फिर फैमिली भी लिखा रहता है कि कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड कलेक्ट जो किया रहता है उसका भी नाम रहता है लिखा हुआ। तो हर्बेरियम में ये ध्यान रखना है। और बोटनिकल गार्डन की बात करते हैं तो इन दिस साइंटिफिक नेम एंड फैमिली लिखा रहता है। तो बोटनिकल गार्डन, साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। फेमस बोटनिकल गार्डन जो है ध्यान रखना है क्यू, जो कि इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में जो है उसका फेमस बोटनिकल गार्डन KEW इंग्लैंड में है। फिर इंडियन बोटनिकल गार्डन जो है वह हावड़ा कोलकाता में है। तो कोलकाता में है इंडियन बोटनिकल गार्डन। वहीं पर
और एक यहाँ पर है कि नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, इंडिया, ये भी पड़ता है। तो कोलकाता में है इंडियन बोटनिकल गार्डन एंड नेशनल की बात करते तो वह लखनऊ में है, तो ये ध्यान रखना बहुत। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में। अब म्यूजियम की बात करते हैं, तो म्यूजियम एजुकेशनल पर्पस से रखा जाता है, जहाँ पर प्रिजर्व को भी रखा जाता है, स्पेसिमेन जार और कंटेनर में भी रखे रहते हैं। जूलॉजिकल पार्क की बात करते तो जूलॉजिकल पार्क में हो गया विल्ड प्रोट अंडर ह्यूमन केयर, मतलब प्रोटेक्ट होता है। जो भी विल्ड जानवर है वे सभी ह्यूमन के अंतर्गत, वह ह्यूमन के अंदर वह प्रोटेक्ट होते हैं, ह्यूमन के वश में रहते हैं सभी, ताकि प्रोटेक्ट रहें। तो जिसके कारण उसके बिहेवियर के बारे में आप सीख सकते हैं, फूड हैबिट के बारे में सीख सकते हैं, बहुत सारे हैबिट को आप जान सकते हैं जूलॉजिकल पार्क में जाकर। तो वो ह्यूमन कंट्रोल के अंतर्गत होता है। के ई डब्ल्यू यानी कि आइडेंटिफाइंग प्लांट एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई इससे होता है। सिमिलर और डिसिमिलर का भी पता चलता है। ये पेयर इन कैरेक्टर में होते हैं, जैसे इसी के चलते कपल्ड मतलब कपलेट कहते हैं। मेड टू अपोजिट कंडीशन और रिजेक्टेंस। फिर एनालिटिकल आइडेंटिफिकेशन फैमिली जीनस स्पेसीज। तो जो यहाँ पर बात लिखा हुआ है कि जो है आइडेंटिफाई प्लांट और एनिमल्स को करने में हेल्प होता है, वहाँ पर आपको सिमिलर डिसिमिलर लिखा रहेगा, जहाँ पर ये हमेशा पेयर रहेगा, एक कपलेट में रहेगा। मेड टू अपोजिट कंडीशन ऑफ रिजेक्टेंस, रिजेक्टेंस होने का इसमें यहाँ पर कोई दो ही कंडीशन होता है, एक एनालिटिकल आइडेंटिफिकेशन फैमिली जीनस स्पेसीज से पता चल जाता है। उसके बाद जो आता है फ्लोरा, फ्लोरा नाम से पता चल रहा है कि इट कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट के जो भी इससे पता चलता है कि उस जगह पर कितना संख्या में वहाँ पर उसका हैबिटेट है, डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का, तो उसको फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा प्लांट के रहने वाला ग्रुप, बहुत सारे प्लांट जिस जगह पर रहते हैं उसी को फ्लोरा कहते हैं। फिर मैनुअल्स की बात करते तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एरिया। तो मैनुअल्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एरिया। फिर मोनोग्राफ की बात करते तो फाउंड इन एरिया इट प्रोवाइड ऑन एनी वन टैक्सोन। मोनोग्राफ में ये केवल एक ही टैक्सोन के बारे में बताता है। फिर है कैटालॉगस। तो रिकॉर्डिंग, ये जो है रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, सूची बनाने का जो भी काम होता है वो सब कैटालॉग में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर का स्टडी कर लिया। अब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट जो है वह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो इस चैप्टर में जितने भी सारा स्टडी करेंगे वह क्लासिफिकेशन से रिलेटेड